हे गाइस, वेलकम बैक टू रिच माइंडसेट। जब वॉरेन बुफे की उम्र 11 साल थी तो उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक खरीदा था जिसका नाम था सिटी सर्विस कॉर्प। इस कंपनी का एक शेयर $38 में सेल हो रहा था, तो उन्होंने $114 से 3 शेयर्स खरीदे जो उस टाइम पे उनकी पूरी सेविंग्स थी। अब उन शेयर्स को बाय करने का उनका रीजन ये था कि वो कंपनी काफी सालों से कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स कमा रही थी और डिविडेंड भी पे कर रही थी, लेकिन कुछ वजह से पिछले कुछ सालों से वो कंपनी डिविडेंड्स पे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उस कंपनी में ऑलमोस्ट $100 पर शेयर्स का कैश जमा हो गया था। मतलब जितने रुपए में वो कंपनी सेल हो रही थी उससे ज्यादा कैश तो उस कंपनी के पास ऐसे ही रखा हुआ था, और इसी वजह से वॉरेन बुफे ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट की। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आज की तारीख में मेजोरिटी लोग, ऑलमोस्ट सभी जो अपनी 20s में होते हैं, जो अपनी लाइफ का पहला शेयर खरीदते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट में यूं ही किसी के बोलने से इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कोई एक दो ऐसे सिंपल से लॉजिक लगा के शेयर्स बाय कर लेते हैं। जबकि आज की तारीख में हमारे पास में स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए कितने सारे फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब, और हमारे पास टाइम भी बहुत होता है। जबकि वो टाइम पे वॉरेन बुफे सिर्फ 11 साल के थे, तो वो एक जॉब भी कर रहे थे और स्कूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी रिसर्च करके और एक बहुत ही बढ़िया रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। तो हमें भी इससे एक अच्छा लेसन सीखने को मिलता है कि भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना भी छोटा हो, आपको उसे एक राइट माइंडसेट से और ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस सीड मनी को ही वेस्ट कर दोगे, यानी अपने बीज को, तो आप एक बहुत बड़ा ट्री कैसे ग्रो करोगे। तो इसीलिए अगर आप उस छोटे से अमाउंट से पैसा अर्न करोगे, उसे खुद अपनी आंखों से ग्रो होता हुआ देखोगे और लाइफ में छोटी छोटी सक्सेस अचीव करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आप अपनी 20s में अपने 10 या 20,000 रुपीज को कहां और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए क्या माइंडसेट और स्ट्रेटजी चाहिए, और एग्जैक्टली आप अपनी इन्वेस्टमेंट पिक कैसे करोगे, उसके लिए हम कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखेंगे। तो ये दोनों चीजें हम एक सिंपल लैंग्वेज में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक सवाल मुझे काफी लोगों ने पूछा है। और एक बहुत बढ़िया बात ये है कि आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हो। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करने से हमारा क्या होगा, या हमें कितने अमाउंट से एक्चुअली में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं उन्हें अपना आंसर मिल गया होगा। क्योंकि हर एक बड़ा इन्वेस्टर एक टाइम पे छोटा ही था। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वॉरेन बुफे जो आज $100 बिलियन के मालिक हैं, उन्होंने भी $114 से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू किया था। और राकेश झुनझुनवाला ने भी, जो आज 30,000 करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने भी अपना पहला इन्वेस्टमेंट ₹5 से शुरू किया था। और मैंने जब अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट सेव किया था और उसे इन्वेस्ट किया था, तो मैं भी वही सोच रहा था कि मुझे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा और सेव करना चाहिए। और तब मैंने एक बुक रीड की थी जिसमें ऑथर कहता है कि मिडिल क्लास के लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है, जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम इन्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन रिच लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जब हम छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। और इसीलिए रिच लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा बनाते हैं और पुअर माइंडसेट के लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और उनमें से बहुत ही कम लोग थोड़ी अच्छी खासी सेविंग्स कर पाते हैं, और उसमें से भी मेजोरिटी लोग सेविंग्स करते ही नहीं है। उनकी सेविंग्स किसी बैंक अकाउंट में या एफडी में ऐसे ही पड़ी रहती है, जहां उन्हें सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। वो एक्चुअल इन्वेस्टिंग नहीं करते इस डर से कहीं वो इसे लूज ना कर दें, या शायद अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है या उतनी नॉलेज नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है उनकी 30s या 40s में, तब उनको इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी 20s में एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग सीखी ही नहीं। तो आज अगर आपके पास एक छोटा अमाउंट है तो आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो कि आपको इससे इन्वेस्टिंग सीखने को मिल रही है। क्योंकि अक्सर लोग जब अपनी 30s या 40s में पहुंचते हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो तब वो कम रिस्क लेने के लायक होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर करने हैं। तो घुमा फिरा के वो लोग वही एफडी और सेविंग्स में अपना पैसा लगा देते हैं, जिसमें उन्हें बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है, और अच्छी खासी सेविंग्स करने के बाद भी वो लाइफ टाइम काम करते रह जाते हैं। क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट्स प्रिंट किए, जिससे अब महंगाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ 2-3 सालों में ही 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 30,000 से ग्रो होके 50,000 के ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 80-200% हो गया। लेकिन बहुत लोगों की सैलरी अभी भी वही होगी और उनकी सेविंग्स भी वही होंगी, जिस
जिसका उन्हें सिर्फ 8 से 10% का इंटरेस्ट मिला होगा। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में छोटा सा अमाउंट भी है जैसे कि 10,000 रुपीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको उसे फौरन काम पे लगा देना चाहिए ताकि वो ही पैसा और ज्यादा मेहनत करता रहे और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर लोगे। अब दोस्तों जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड है आप उसे इन्वेस्ट करोगे, तो सवाल ये उठता है कि आप उसे एक्चुअल में इन्वेस्ट करोगे कहाँ, क्योंकि अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी ये सब पुराने ऑप्शंस तो थे ही, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्कीम्स मिलेंगी, यूलिप, ईएलएसएस, बहुत सारे टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस जैसे एनपीएफ, पीपीएफ एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर हम स्टॉक मार्केट की ही बात करें तो ये स्टॉक मार्केट में ही आपको अलग अलग तरह की एडवाइस मिलेंगी। कोई आपको कहेगा आपको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई कहेगा आईपीओज में या फिर ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कोई कहेगा कि अरे यार ब्लू चिप कंपनीज ओवर वैल्यूड है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। और कुछ लोग कहेंगे अरे म्यूचुअल फंड में भी वही बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो आखिर हम इन्वेस्ट करें कहाँ। तो दोस्तों इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना ये मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता हूँ क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है जब आप कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हो। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जहां बात आती है गोल्ड की, तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा खास नहीं आता है। गोल्ड आपकी वेल्थ को सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता है, उसे ग्रो नहीं करता। और जितनी भी पॉलिसीज होती हैं जैसे यूलिप, गारंटीड इनकम प्लान या पीपीएफ, इन सब में आपको 10% या उसके आसपास का ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट से इससे काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और हर एक्स्ट्रा परसेंट पॉइंट पे आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो होगी। जैसे आप किसी स्टॉक से 10% का रिटर्न कमाते हो तो आपका 1 लाख रुपए 20 साल में 6.7 लाख रुपीज में ग्रो होता है। और अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख में ग्रो होता है। लेकिन आप किसी स्टॉक से 20% का रिटर्न कमाते हो तो वही 1 लाख रुपए 20 साल में 38 लाख में ग्रो होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये 20% का रिटर्न कमाना स्टॉक्स में बहुत ही मुश्किल होता है, इतना रिटर्न हम नॉर्मल लोग कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में बेसिक कॉमन सेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की खास नॉलेज नहीं है तो भी ये 20% का रिटर्न बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। तो जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या एक अच्छे अमाउंट का गोल्ड खरीदते हैं तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और जब हम उसे खरीद लेंगे फिर 1-2 साल में उसे बेचते नहीं है। हम ऐसा बहुत ही रेयरली सुनते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव ने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 2 साल बाद 5 लाख का प्रॉफिट कमा के उसे सेल कर दिया। लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे लोग 2-3 साल में भी ईमानदारी से होल्ड नहीं करते, 10-20 साल तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कितने टाइम के लिए करना है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आप उससे किसी प्रॉपर्टी के मुकाबले अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अब इसका भी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है मैरिको, जो काफी फेमस कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स हम सभी यूज करते हैं। तो अगर आप इसका 20 साल पहले का रिटर्न देखोगे, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 11,000% का रिटर्न दिया है, जो 110 गुना होता है। और अगर हम इसका एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 24% का होता है। थोड़ी देर में आपको मैं टिप्स देने वाला हूँ कि किस टाइप के स्टॉक्स आपको पिक करने चाहिए। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप एक छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और उस पे आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हो, जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपकी 20s या 30s में अगर आपके पास छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, जैसे 5 या 10,000 रुपए, उसे आपको अच्छी क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम होता है कंपाउंडिंग की पावर को यूज करने के लिए। क्योंकि फिर आपको अपना टाइम फ्यूचर में कैरियर और अपनी जॉब में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इनकम अर्न कर सको। और फ्यूचर में जब आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरी जगह पे। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको एक राइट माइंडसेट स्ट्रेटजी मिल गई होगी कि आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ और किस तरह करना है। अब हम ये समझते हैं कि आपको कौन से टाइप के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ जिसे आप फॉलो करोगे तो आप अपना लाखों रुपए का फायदा कर सकते हो। तो अब हम ये समझते हैं कि आपको स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रिकर टैब पे आ जाते हैं, जो एक स्टॉक स्कैनर है। यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट सारी स्टॉक डिटेल्स मिल जाएंगी एक ही जगह पे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके से चेक कर सकते हो। और आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ स्टॉक स्कैनर पे आएंगे तो यहाँ आपको हजारों स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी। अब इनमें से कौन से स्टॉक्स चुने ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें किस टाइप के स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनकी तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पैसे लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टॉक्स हैं साइक्लिक स्टॉक्स। ये ऐसी कंपनी है जिनका ग्राफ आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो एक साइकिल की तरह होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो उनका स्टॉक प्राइस बहुत ही ऊपर तक जाता है, लेकिन जब मार्केट कंडीशन खराब होती है ये उतना ही नीचे आ जाता है। जैसे रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, या फिर कंज्यूमर डायरेक्टरी हो गई, या फिर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल कंपनीज। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेते हैं। ये इंडिया की एक बहुत महंगी कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तब लोग उस टाइम पे कार नहीं खरीद रहे थे। लोग उस टाइम पे बेसिक और खाने पीने की चीजें खरीद रहे थे, और जिसको वो टाइम पे कार खरीदना भी था तो लोग कुछ महीनों के लिए रुक गए होंगे। तो इसीलिए अगर आप इसका शेयर का प्राइस देखोगे तो आपको बहुत ही सिंपल सा पैटर्न दिखेगा। जब बुल मार्केट शुरू होने वाला होता है तो पहले ही इसका शेयर प्राइस ऊपर भागने लगता है, और इसीलिए जिन्होंने इसमें पहले ही इन्वेस्ट किया होता है यानी कि मार्केट क्रैश के बीच, तो उन्हीं लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो बिगिनर्स को मैं ऐसे स्टॉक्स इसलिए अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा बुल मार्केट के बीच में ही एंटर करते हैं। मतलब यहाँ पे जब मार्केट बहुत ही अच्छा कर रहा होता है, न्यूज में और हर जगह आपको दिखेगा कि देखो लोग स्टॉक मार्केट से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये स्टॉक कितना ऊपर गया, ये वाले स्टॉक ने 52 वीक हाई टच किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स लाखों करोड़ों में बुल मार्केट के बीच अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और फिर बिना कोई ज्यादा रिसर्च किए सिर्फ प्राइस चार्ट को देख के इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे हम इसके लास्ट बुल रन की बात करें तो पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे इंडियंस ने मार्केट में एंट्री की, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो जिन लोगों ने इसमें 2020 के बीच इन्वेस्ट किया था तो वही लोगों को इससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है और आपको भी करना चाहिए, तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपकी बाइंग और सेलिंग की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस टाइमिंग के खेल में जिस तरह आपको बिहेव करना चाहिए बिगिनर्स हमेशा उसका ऑपोजिट करते हैं और अपने पैसे गवाते हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया ग्रीडी होती है तो आपको मार्केट क्रैश के बारे में डरना चाहिए। जब मार्केट क्रैश के बीच पूरी दुनिया डर रही होती है तब आपको ग्रीडी होना चाहिए, लेकिन न्यू इन्वेस्टर जल्दी समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में शुरुआत के कुछ सालों में ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो और पहले मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करो। फिर दूसरे टाइप के स्टॉक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कंपनीज जिनमें कोई ग्रोथ का स्कोप होता ही नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन कंपनीज, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, रेडियो, टीवी चैनल्स। ये सब इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका हमारा बदल चुका है। या फिर ये एनर्जी सेक्टर की कंपनीज, क्योंकि लोग आजकल ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो बहुत लोग ऐसी कंपनीज में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती हैं इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये एक वैल्यू स्टॉक नहीं है, ये एक वैल्यू ट्रैप है। ऐसे स्टॉक्स हमेशा चीप वैल्यूएशन पे ही सेल होते हैं और टाइम के साथ ये और भी ज्यादा सस्ते होते रहेंगे क्योंकि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर तीसरे टाइप की कंपनीज जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए वो पेनी स्टॉक्स, मतलब जिनके स्टॉक्स एकदम चीप प्राइस पे सेल होते रहते हैं, जैसे 5 या 10 रुपए पर शेयर या फिर उससे भी कम। पेनी स्टॉक्स के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं। अब जो मेजोरिटी बिगिनर्स होते हैं जिनके पास 5-10 हजार रुपए होते हैं वो किसी पेनी स्टॉक से ही अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस 1 रुपए से 10 रुपए एंटर करते हैं, रेंडमली एक कंपनी पिक कर लेते हैं। तो आप किसी ऐसी कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसके 1000 स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको हमेशा कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हैं, जैसे इनका बिजनेस ही पूरी तरह फेल हो गया है या फिर ये फ्रॉड और या किसी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, तो इनके ग्रोथ के चांस बहुत ही कम होते हैं। और अगर हम इनका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि किस टाइप के लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको हमेशा प्रोमोटर और रिटेल इन्वेस्टर्स ही मिलेंगे, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग ही मिलेंगे। प्रोमोटर्स इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया होता है, तो शुरुआत में पूरी कंपनी इन्हीं की होती है। लेकिन बाकी सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और FIIs और DIIs पहली फुर्सत में ऐसे स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और उनके बदले बिगिनर इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स को बाय करते हैं लॉटरी टिकट समझकर। और इसीलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा पैसा लूज करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हमेशा चीप नहीं होते, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये आपसे आपका पूरा कैपिटल लूज करवा देते हैं। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ए बिगिनर आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो हर साल हर मार्केट में ग्रो होती रहे। इसमें ज्यादातर रिटेल कंपनीज होती हैं जो बेसिक नीड के नेसेसरी आइटम्स को सेल करती हैं, या फिर एफएमसीजी कंपनीज जिनको हम कंज्यूमर स्टेपल्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम रेंडमली एक कंपनी पिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डाबर कंपनी की बात करते हैं। अगर हम इसका क्विक एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल्स पे क्लिक करके इन्होंने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी सेल्स और प्रॉफिटेंसी कितनी बढ़िया है। ये हर एक साल यानी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको हम यहाँ पे ग्रोथ व्यू पे क्लिक करके इजीली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सेक्शन ग्रीन में है क्योंकि ये कंपनी हर साल ग्रो कर रही है अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, और ये चीज आपको इसके शेयर प्राइस में भी दिखेगी। शेयर प्राइस भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी कंपनी लेते हो, जैसे एक साइक्लिक स्टॉक यानी इस 4 व्हीलर की कंपनी में से एक मारुति सुजुकी की बात करते हैं और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, 2013 से लेकर 17 तक सब ग्रीन था, मतलब सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और इसके 3-4 साल बाद सब रेड में आ रहा है। और ये चीज आपको इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगी। पिछले 4 साल से इसका शेयर प्राइस ऊपर ही नहीं गया है। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक में आपको 3 बार राइट होना पड़ता है। सबसे पहले आपको कौन सी कंपनी पिक करनी है, फिर दूसरा कौन से टाइम पे बाय करना है, और तीसरा उसे कब सेल करना है। इन तीनों चीजों में आपको राइट होना ही पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप एक बार प्रॉफिट कमा भी लोगे तो शायद आप बार बार प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसीलिए लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की लगता है। तो इसीलिए एज ए बिगिनर आप ऐसी कंपनी पिक करो जो कंसिस्टेंटली अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर रही है। जैसे हम पीडीलाइट कंपनी की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है क्योंकि इसके सेल्स और प्रॉफिट बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कंपनी में आपकी एंट्री की टाइमिंग इतनी जरूरी नहीं होती है। अगर आप बुल मार्केट के टाइम भी इसमें इन्वेस्ट करते हो और थोड़ा सा मतलब जैसे आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो आप कुछ हजार रुपए इसमें सिस्टमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपको 3 चीजों में राइट होने की जरूरत नहीं होगी कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना है, उसे कब बाय करना है और उसे कब सेल करना है। आपको बस एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है और उसमें हर महीने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहना है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ होगी। और बाकी टाइम आप कंपनीज को थोड़ा और एनालाइज करने में लगा सकते हो या अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्टॉक के प्राइस को रोज देखने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप डिस्ट्रेस होंगे। इससे अच्छा ये होगा कि आप इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स पे फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म न्यूज और ट्रेडिंग वाली चीजों पे। तो टाइम, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज कैसी होती हैं, कंपनीज के अकाउंट्स को कैसे हम रीड कर सकते हैं और कंपनी का वैल्यूएशन हम कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में आपको सीखना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जिसे जानकर आप एक अच्छे इन्वेस्टर तो बनोगे ही, लेकिन साथ में अगर आप फ्यूचर में आप कभी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सब लेसन्स आपको उसमें भी काम आएंगे। और वॉरेन बुफे भी यही कहते हैं, आई एम ए ग्रेट इन्वेस्टर बिकॉज आई एम ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड आई एम ए ग्रेट बिजनेसमैन बिकॉज आई एम ए ग्रेट इन्वेस्टर। क्योंकि हर इन्वेस्टर को एक अच्छे बिजनेस की तलाश होती है और हर बिजनेस में उसका मेन फोकस यही होता है कि कैसे वो उससे वेल्थ क्रिएट करे। क्योंकि किसी अच्छे स्टॉक का नाम जान लेना ही काफी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छी कंपनीज के नाम पता होते हैं, बहुत सारी गुड सर्विसेज आप ऑलरेडी यूज कर रहे होगे और शायद 10-20 सालों से यूज कर रहे हो, जितने टाइम में उन कंपनीज ने इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस स्टॉक के अप्स एंड डाउन्स में कैसे रिएक्ट करते हो। तो इसीलिए आप अपने इमोशंस को ट्रेन करो और साथ में आप अपनी खुद की पर्सनल लेवल पे इंट्रिंसिक वैल्यू को ग्रो करो, मतलब अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहो, जिससे आपकी खुद की इनकम भी बढ़ेगी वेल्थ के साथ। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, कहीं आपसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपने अपना पहला इन्वेस्टमेंट कितना और कहाँ किया, और कितने अमाउंट के पोर्टफोलियो के साथ आप रिटायर होना चाहते हो। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।